शायरी, कविता, राइटिंग ये जो है बरसों से चलता आया है। लोग लिखते रहे हैं और लिखते रहेंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट के सेगमेंट में मेरे साथ हैं एक बहुत ही बेहतरीन शायर कह लीजिए, कवि कह लीजिए, क्योंकि ये इनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ रही है। विनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो विनीत जी, जिससे शुरुआत में सबसे यही पूछा जाता है कि आपने ये यात्रा कैसे शुरू करी। मेरा मतलब क्वेश्चन है कि विनीत से विनीत शंकर की यात्रा कैसे शुरू हुई। जी सबसे पहले तो हिमांशु जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेहमान नवाजी के लिए भी और इस बुलावे के लिए। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो यहाँ की जो वाइब्स है बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे जी। और साबले शब्द के लिए आपको बधाई जो आपने शुरुआत की है। और जितने भी यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, आप सबका भी यहाँ पे स्वागत है और आप मुझे सुन रहे हैं इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो कुछ हुनर लेके पैदा होता है। जी। ईश्वर ने आपको अगर भेजा है, ऊपर वाले ने आपको भेजा है तो कुछ ना कुछ देकर भेजा है आपको, है ना। तो सबसे पहली बात है कि उस हुनर को पहचाना कैसे जाए। हाँ जी, है ना, बिल्कुल। कि वो आपके अंदर आया कैसे। बिल्कुल। अगर 4-5 साल के बच्चे से पूछा जाए क्या बनोगे तो कुछ भी बोल सकता है वो। जी जी। है ना। लेकिन जब वही बच्चा 10th पास कर जाए, 12th पास कर जाए तो उसमें ये सेंस आ जाता है कि मैं क्या बनूंगा। उसमें उसको मन लगने लगता है कि भाई मैं ये करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर जैसे मैं आता हूँ लखीसराय, बिहार से आता हूँ। बिहार में एक लखीसराय ज़िला है। जी जी। मैं वहाँ से आता हूँ। मेरा गांव जो है वो है सदाई बिघा, जहाँ मेरे पुश्तैनी घर हो गया, जो ज़मीन है, खेत है, वो सब वहाँ पे है। और जो मेरे पिताजी हैं वो प्रोफेसर थे, अभी पिछले साल वो प्रिंसिपल बने हैं। जी। और मेरी माता जो हैं वो घर संभालती हैं और बहुत पोलाइट है। मेरी माँ जो हैं बहुत भोली भाली सीधी सादी महिला हैं। और देखिए कहानी ऐसी है कि मतलब घर में मैं ननिहाल में था, माँ मेरी जो है वो मायके में थी और उस समय यज्ञ होता है हमारे ननिहाल में। इसुआ मेरा ननिहाल है जी। मैं पैदा भी अपने ननिहाल में हुआ, इसुआ जी, है ना, वहाँ पे पैदा हुआ मैं। जी जी। तो वहाँ ऐसा हुआ हिमांशु जी कि 9 महीने तो मैं गर्भ में रहा। तो 9 महीने तो वो मैंने वो सुना प्रवचन जो है, हाँ जी। है ना, यज्ञ देखा, प्रवचन अंदर ही माँ के गर्भ में रह के वो चल रहा है अपने साथ, वो चीज़ें आ रही हैं आपके अंदर। और जब मैं पैदा हो गया उसके बाद फिर से 1 साल जो है माँ वो प्रवचन सुनती रही। अच्छा। अब वो सुनते सुनते क्या होता है कि आपकी माँ जब आप गर्भ में हैं और आपकी माँ जो कुछ भी देख रही हैं, सुन रही हैं, खा रही हैं, है ना, पी रही हैं, जो भी चीज़ है उससे आप अंदर उसका शेप, उसके अंदर का जो मस्तिष्क है उसका विकास बिल्कुल होता रहता है। तो वो सारी एनर्जी मिलकर एक एनर्जी बनती है ना। जो बच्चा पैदा हुआ कोई ना कोई एनर्जी लेके पैदा हुआ है। जी जी। हाँ। कि 2 साल प्रवचन ये सुना है, हाँ। अब आजीवन देगा, आजीवन देगा, है ना। हाँ हाँ। तो अब ये जो विनीत शंकर जी, इसकी जो बात हो गई वो है। तो मैं कैसे पहचाना कि भाई मैं क्या हूँ, उसकी बात ये है कि पहले तो मेरा नाम है विनीत शंकर। और बचपन में हमें कविता पढ़ाई जाती थी। कविता क्या थी कि वो कृष्ण की चेतावनी है। उसी में से रामधारी सिंह दिनकर ये भी कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। वाह, है ना। अब इसमें मेरा नाम आ गया बिल्कुल विनीत, विनीत। है ना। लेकिन उसके आगे पीछे जो मतलब विनम्र है ना, जी विनम्र जी। अब देखिए इसमें कि अब मेरे जो नाम है उसके आगे पीछे के शब्द पे आप गौर कीजिए। जी। पूरा जो शेर है, जो पूरा वो 2 पंक्तियां हैं, बिल्कुल शेर जैसा ही है जी, वो। जी, जी। वो है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ऐसा सांप, ऐसा नाग, कोबरा जो है नाग, जिसके पास गरल हो उस पर क्षमा शोभती। अगर वो कह दिया कि भाई मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, नहीं डसूंगा, तो उस पर शोभ रहा है। बिल्कुल, है ना, कि भाई अगर वो काट लेता तो मैं मर जाता, बिल्कुल, लेकिन वो क्षमा कर रहा है तो शोभ रहा है। बिल्कुल। उसको क्या जो दंतहीन, वैसा सर्प, वैसा सांप जिसके पास दांत ही ना हो, दंतहीन, विष रहित, विषी नहीं है, विनीत सरल हो। वाह। अब मेरे आसपास ऐसा नाम, तो मुझे ऐसा लगता था मैं किस काम का हूँ। मेरा जो नाम है विनीत, ये तो दंतहीन, विष रहित, विनीत, सरल। हाँ। तो मेरा पर्यायवाची जो आ रहा है नाम के आसपास जो आ रहा है, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? दंतहीन, विष रहित और सरल। जी। बीच में मेरा नाम फंसा है वो, जी, जी। वो विनीत वाला। जी। तो मैंने पापा से पूछा और मेरे पापा प्रोफेसर हैं तो कुछ सोच के नाम रखा होगा, पापा ने मेरा नाम रखा है जी। तो मैंने पूछा कि पापा मेरा नाम आपने विनीत शंकर रखा है, विनीत रखा है, तो इस विनीत के आसपास जो नाम ये जो हैं, दिनकर साहब जो लिखते हैं, दिनकर जी लिखते हैं जी। तो मुझे तो बड़ी अजीब सा लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। जी जी। मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। हाँ हाँ। और ये बात हो रही है 5th 6th 7th ऐसे वाली बात, जब मुझे लगा कि भाई जब मैं पढ़ना शुरू किया दिनकर को, तब की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम विनीत नहीं है, तुम्हारा नाम
विनीत शंकर है। शंकर है। तो अब बच्चा क्या समझेगा विनीत शंकर मतलब ये कौन सी बात हो गई। तो मैंने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई विनीत और शंकर। तो बोले जब तुम पूरा नाम इसको बोलोगे तो ये कंप्लीट होता है। वाह। उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर उन्होंने कहा कि जब भी नाम कोई रखा जाता है उसका कोई मतलब होता है, कोई मकसद भी होता है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि विनीत मतलब होता है विनम्र, और शंकर मतलब उग्र। महादेव भी नाम है उनका, भोले भी नाम है ना। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा नाम विनीत भोला है, विनीत शंकर है ना। शंकर मतलब उग्र। तो उन्होंने बोला इसका मतलब ये है कि जब भी कभी विनम्रता की बात आए, जब भी किसी को सम्मान देना हो, तब तुम विनम्र रहना, विनीत रहना जी। लेकिन जब आत्मसम्मान की बात आ जाएगी जी जी, तब आपको शंकर हो जाना है जी। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है कि ये जो तालमेल है, जो बैलेंस है, ये दुनिया के लिए है कि जब तक किसी को सम्मान देना हो आप विनीत भाव से रहिए, है ना। लेकिन जब आत्मसम्मान की बात आ जाए तो आपको शंकर हो जाना चाहिए, तभी आप जीवन जी पाएंगे। और ये दुनिया ऐसे ही चलती है। जी। तब मुझे समझ में आया कि यस आई एम विनीत शंकर, मैं विनीत शंकर। विनीत शंकर। और वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता गया आता गया। अब बात रही कि कविता की जर्नी की जो यात्रा है जी। तो 8th पहली बार हम लोग के यहाँ ना 10वीं बोर्ड होता है, तो बिहार में पहली बार एक टेस्ट किया गया कि 8वीं बोर्ड रखेंगे। अच्छा। 8वीं बोर्ड पहली बार। और ये घटना है 2002 की। अच्छा। मैं 2004 में मैट्रिक पास किया, 2002 में पहली बार, और एक ही बार ऐसा हुआ सिर्फ मेरे लिए। और सौभाग्य देखिए कि मैं 8वीं बोर्ड से बोर्ड शुरू किया। तो उस बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले वाला एग्जाम होता है जिसको आप बोलते हैं ना कि प्री बोर्ड जो होता है। प्री बोर्ड, हाँ। तो प्री बोर्ड में आए 4 हमें ऑप्शंस आए कि छात्र अनुशासन, दुर्गा पूजा, और एक 2 था, उसमें एक था दहेज प्रथा, है ना। मेरा पूरा वो ध्यान हट के सिर्फ उस पर आ गया, दहेज प्रथा पे। तो मुझे लगा ये लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने जिया है। निबंध लिखा आप देखें जी, निबंध लिखा मैंने। वो 4 आए थे, उसमें से एक चुन लीजिए, उस पर निबंध। अब देखिए हिमांशु जी की जो बच्चा है उसमें सब दिखा, वो दहेज जैसे ही दिखा उस पर लिखना शुरू किया। और मेरे साथ आप देखेंगे, मेरी पोइट्री में भी देखेंगे, तो मैं जो देखा, मैंने जो भी देखा मैंने वही लिख रहा हूँ मैं। मुझसे ना इमेजिनरी चीज़ें नहीं होती, इमेजिन करके मैं नहीं लिख पाता हूँ, है ना। मेरे मित्र अमित झा राही वो जानते हैं मुझे कि मैंने जो भी कुछ लिखा उसके पीछे एक कहानी है। आपसे मैं डिस्कस भी करूंगा इस पर कि कौन सा शेर किस कहानी से जुड़ा है और क्यों आया मेरे अंदर। अब ये हो गया कि अब विनीत लिख रहा है दहेज प्रथा। पहली बार 2 पंक्ति वहाँ पे लिखता है। पहले तो दहेज कुप्रथा किया, बिल्कुल। और उसके बाद क्या लिखता है कि किसी का घर तक बिक रहा है एक बेटी के घर बसाने में। वाह। किसी का घर तक बिक रहा है एक बेटी के घर बसाने में, और वो तरस नहीं खाते हैं अपने बेटे की बोली लगाने में। वाह वाह वाह। मतलब कहीं बेटे की बोली लग रही है और किसी का घर तक बिक रहा है कि भाई हम अपना घर बेच के बेटी की शादी कर दें। बहुत गहरा। और मैं आपको बता दूं कि जो भी बाप अपनी बेटी की शादी करता है वो अपनी हैसियत से बढ़ के करता है। आप ये जान, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उनसे नहीं भी मांगे ना, मेरी खुद की भी शादी हुई है जिसमें कोई डिमांड नहीं था, लेकिन कहीं ऐसी बात नहीं थी कि वहां से कम हुआ जी, है ना जी। तो डिमांड जो है ना वो नहीं होनी चाहिए दहेज के लिए। तो मुझे यही लगा, मैंने देखा कि भाई घर तक गिरवी, खेत बेचना पड़ जाता है भाई बेटी का घर बस जाए, इसलिए कि भाई बेटी सुखी रहे। तो जो बेटी वाले, जो बेटे वाले हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि किसी की बेटी हमारे घर आ रही है, अगर नहीं आए वो तो क्या होगा। आप बेटे की शादी कहीं ना कहीं तो करेंगे सही ना, बात, तो बेटी तो होनी चाहिए उसके लिए। सही बात। तो थोड़ा सा इसमें से जो समाज है वो अब तो बदल रहा है। अब जो बच्चे हो रहे हैं उनको भी पता चल रहा है कि भाई हम भी पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, तो बीच में पैसा नहीं आना चाहिए, दहेज नहीं। तो 2 पंक्तियों से मेरी शुरुआत हुई। बिल्कुल। अब जो मेरे हिंदी के शिक्षक थे वो रामचंद्र सर थे, वो कॉपी चेक कर रहे थे, तो कॉपी चेक हो गया। उसके बाद फिर वो मुझे बुलाए, तो बोले विनीत ये बताओ ये 2 पंक्तियाँ किनकी है। तो मैंने बोला कि आपने कहीं देखा है, सुना है? मुझे भी लगा पता नहीं किसकी पंक्तियां मैंने लिख दी। तो बोले नहीं, आज तक तो ये 2 पंक्तियां मैंने कहीं नहीं सुनी थी, मैं पहली बार ये पढ़ रहा हूँ। पहले तो तुम्हें इसके लिए कि भाई तुमने कुप्रथा किया उसको। दूसरी बात ये कि तुमने 2 लाइनें लिखी हैं, बहुत अच्छी लाइनें, किसकी है? किसकी है? तो मैंने बोला कि मेरे दिमाग में ये आया, तो मैंने लिख और मैंने वो लिख दिया। हाँ। तो अगर किसी की नहीं है तो इसको विनीत शंकर की ही मानी जाए। बिल्कुल। तो विनीत शंकर की जो जर्नी है एज ए कवि, एज ए शायर जो कहें आप, तो ये 2 पंक्तियों से उसकी शुरुआत हुई हिमांशु जी। तो वैसे मैंने मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि बहुत टाइम में ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जिनसे दिल जुड़ जाते हैं। मैं अपना बताता हूँ, आपके साथ DLF में लास्ट ईयर में आपको सुन रहा था,
जो आप का बोलने का जो अंदाज है और मतलब एक प्रेजेंटेशन जो स्टाइल है मुझे बहुत ही भा गई। क्या बात है। तो मैंने उस दिन सोचा था कि एक दिन विनीत भाई से जरूर मिलेंगे और पॉडकास्ट करेंगे, और वो पॉडकास्ट हो रहा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और वो आपकी एक वो छत वाली जो है वो एक बार जरा फिर से सुना दीजिए। बहुत बहुत खूबसूरत लिखा है, इतना गहरा है वो, मतलब वो दिल तक छूती है, सबके दिल तक छूती है। जब मैंने सुना तो मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए थे। जी जी, कि पत्ते हरे क्या रह पाएंगे, पत्ते हरे क्या रह पाएंगे, जड़ के कट जाने के बाद। पत्ते हरे क्या रह पाएंगे, जड़ के कट जाने के बाद। छत का मतलब समझोगे तुम, छत के हट जाने के बाद। वाह वाह, छत का मतलब समझोगे तुम, छत के हट जाने के बाद। बहुत बढ़िया। तो ये पंक्तियां तब हुई थी हिमांशु जी। अच्छा, मैंने ये देखा है कि कोई भी जो शायर होता है या कवि हो या राइटर हो, बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हैं। और हो सकता है, मैंने ऐसा सुना है कि तकरीबन मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में लिखते हैं जी। ऐसा सच है क्या? इसमें इसको मैं दो तरह से बता पाऊंगा आपको। जहाँ तक मैंने सुना है बाकी कवियों को, जैसे जो बड़े बड़े जितने भी कवि हुए, जो स्तंभ हुए, नागार्जुन हो गए, दिनकर हो गए, निराला हो गए, जी जी, हरिवंश राय बच्चन हो गए। और उस समय भी ऐसा होता था, कुछ कुछ ऐसे छंद थे ना जो उसी मुहूर्त में लिखा जाना चाहिए। तो मेरा क्या हुआ, मैं तो शुरुआत मेरी हुई वही कविताओं से, लेकिन धीरे धीरे मैं गज़ल की तरफ आ गया। अच्छा। अब गज़ल में क्या होता है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते पता नहीं कोई एक मिसरा मेरे दिमाग में आ जाए, कोई एक पंक्ति मेरे दिमाग में आ जाए अचानक से। अभी मैं बात कर रहा हूँ तब, है ना, या मैं खाना खा रहा था आपके साथ अभी, है ना, बहुत अच्छा और टेस्टी खाना खाया। अब खाना खाते खाते कोई मिसरा दिमाग में आ जाए, कोई आपकी बात, आप हमसे आपसे बात हो रही है, बात करते करते कोई दिमाग में आ जाए। अब वो दिमाग में गर्दिश करते रहता है वो, है ना। भले अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन वो दिमाग में ऐसा रहा कि ये मिसरा जो आया, जो पंक्ति है, इसके आगे पीछे क्या है ना। जो मिसरा है उला होता है पहला, दूसरा सानी होता है। अब ये उला है या सानी है, वो डिसाइड करके फिर उस पर शेर या वो दिमाग में अब होता रहता है। अच्छा। तो एक शायर के लिए जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है। शायर जो है 24 घंटे शायर होता है, ठीक है, वो वाली बात है। तो कोई, लेकिन कवियों के लिए ऐसा है कि वो उसी मुहूर्त में, उसी समय में, कुछ कुछ तो ऐसा था कि नक्षत्र में, कि ऐसी कविताएं उसी नक्षत्र में लिखी। हाँ, मैं वही इसीलिए आप तो पढ़े हैं इन सब चीज़ों को, है ना। जी जी जी। तो ये है कविताओं के लिए है कि वो कविता उसी नक्षत्र में लिखी जाए तो उसका पावर ज़्यादा आएगा, ऐसा है। अच्छा। लेकिन शायरी के लिए, गज़ल के लिए कभी भी हो सकता है वो। अच्छा अच्छा जी। अब थोड़ा सा इससे हट के बात करते हैं। जी। आपकी और अमित झा राही जी की दोस्ती जो है, मैं सुनता आया हूँ और लोग बातें करते हैं कि बहुत बढ़िया याराना है, दोस्ती है। इसके पीछे क्या मतलब, दोनों बहुत ही धुरंधर अपनी अपनी फील्ड में हैं। आप दोनों लोग एक साथ स्टेज पे देखे जाते हैं और किसी भी इवेंट पे या किसी भी प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। सॉरी, मैं कुछ गलत भूल गया। तो इसके पीछे कैसे, मतलब ये कैसी दोस्ती है? और दोस्त एक चीज़ और, अगर देखो एक दो आर्टिस्ट जब बैठे हो तो कुछ ना कुछ मतभेद होते, कभी मतभेद होते हैं कुछ आपस में? बहुत क्या बात है, ये सवाल तो ऐसा है कि मेरे बहुत दिल के करीब है जी। जैसे हिमांशु जी, मैं आपसे भी जब मिला तो होता है कि पहली मुलाकात में समझ नहीं पाते हैं लोग, है ना। पहली मुलाकात में बहुत कम लोग आप समझ पाते हैं। पहली बार कोई भी मिलता है तो बहुत अच्छे से ही मिलेगा आपसे, बहुत अच्छे से मिलेगा। लेकिन वो दूसरी मुलाकात में भी उसी ढंग से मिले, तीसरी में भी उसी ढंग से मिले, चौथे में भी उसी ढंग से मिले, तब आपको लगता है कि ये तो यार दोस्त है अपना, दोस्त, हम ख्याल है हमारा, है ना, इससे कुछ भी शेयर किया जा सकता है। तो अमित झा राय के साथ ऐसा हुआ, पुणे में रहते थे वो, और मुझे ये मालूम ही नहीं था कि मैं पुणे में हूँ। मतलब पुणे में ये होता है, मतलब पुणे में मैं था और मुझे मालूम था पुणे में भी ओपन माइक्स होते हैं जहाँ अपनी कविताओं को ये कर सकूँ, जनरेट कर सकते। एक और इसमें मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें से एक सवाल ऐसा भी था कि अभी तक तो मैं कविता लिख रहा था, सुनाना कब से शुरू किया, है ना। तो इस पे भी हम आएंगे, लेकिन पहले अभी हम सिर्फ अमित झा पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हमारी जो दोस्ती है अमित झा राही से। जी जी। और अमित झा मिले थे और अमित झा राही बाद में हमें मिले उसमें। तो जो मेरी दोस्ती है वो ज़्यादा है अमित झा राही से। अमित झा के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ कि अमित झा कौन है, मैं जानता हूँ अमित झा राही कौन है, ठीक है। तो मैं अमित झा राही से बात कर रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे वैभव गुप्ता हैं, वो ओपन माइक चलाते थे, हाँ अब तो बंद हो गया, चलाते थे ही वो। और मैं जाता था यहाँ से मुंबई ओपन माइक करने के लिए, एवरी सैटरडे संडे, हर शनिवार रविवार। और मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले वहाँ मुंबई में, है ना, बहुत अच्छे दोस्त मिले। उसमें रवि दुबे, विक्रम सिंह, निखिल पांडे, ऐसे कई नाम वहाँ पे मिले हमें। तो वहाँ जाता था शनिवार को मैं रवि दुबे के घर पे, कभी विक्रम भाई के घर पे मैं रुक के, और अगले दिन फिर रविवार का भी इवेंट करके
और रात की ट्रेन से फिर मैं आ जाता था यहाँ रविवार, शनिवार रविवार, और फिर सोमवार को अपना ऑफिस। अच्छा। तो ये चलता रहा। करीबन हमको लगता है 2-3 महीने के बाद मुझे कहीं ऐसा पोस्टर दिखा कि पुणे में भी होता है। बहुत खुश हो गया भाई, आप तो मुंबई, पुणे में भी हो रहा है। तो मैं गया वहाँ पे, सब लोग कविता सुना रहे थे। अब ये कहिए कि 24-25 साल का जो लड़का होता है कौन सी कविता सुनाता है? प्यार मोहब्बत इश्क। बस कि 24-25 साल वाले अगर होंगे तो सुनाएंगे कि छोड़ के चली हाँ गई। तेरी जुल्फों में मैं सोया रहता हूँ, मेरे कांधे पे तेरा सर, ये सुनाते हैं। अगर वो 30 के हो गए तो तू छोड़ के चली गई अभी भी याद आती है, अभी भी याद है ना। तो ये फेज होता है। फेस होता है। तो वो चल रहा था, दोनों चल रहा था ऐसा। कुछ मिलन की बात कर रहे थे, कोई बिछड़न की बात कर रहे थे। मैं जब स्टेज पे आया तो मैं किसान की बात करने के लिए आया, है ना। और वो किसान की कविता मैं सुना के गया वहाँ पे, ठीक है। तो वो कविता ऐसी थी, उसमें एक पंक्ति आती है उस कविता में कि मेरे इस भारी हल का कोई तो हल्का हल होगा। वाह वाह, है ना, वो वाला। अब पूरी कविता मुझे अभी याद नहीं है और मेरा मोबाइल भी पता नहीं उसमें होगा। अच्छा। लेकिन मैं वो कविता बहुत अच्छी है, कभी अगली बार कभी अगर मिलेंगे तो वो कविता मैं सुनाऊंगा। और तब ये सब मुझे मालूम नहीं था, बहर छंद कुछ मालूम नहीं था। तो जो मन में बात आती थी वो मैं लिखता चला जाता था। तो वो कविता मैंने सुनाई किसान। जब मैं स्टेज से उतरा तो सब लोग ये कह रहे थे कि कविता बहुत अच्छी है, कविता बहुत अच्छी है ना। एक लड़का आता है और गले लगाता है और कहता है कि यार तुमको देख के नहीं लगा कि तुम ऐसी कविता सुनाओगे, है ना। और गले लगा लिया यार। और मुझे भी लगा कि यार ये कौन इंसान है जिसको इतनी अच्छी कविता लगी। बोलती है कि मैं भी ऐसी कविताएं लिखना मतलब पसंद करता हूँ जो मुद्दे पे हो, है ना। तो तुम्हारी कविता बहुत अच्छी लगी। तो पहले मुलाकात थी, वो थे राही साहब, वो थे अमित झा राही साहब। और वहाँ पे नंबर एक्सचेंज हुआ वो हम दोनों का। अच्छा। कि भाई आप नंबर दीजिए ऐसा। उसके बाद फिर 1-2 और मुलाकातें हुई। उसके बाद मुंबई की एक टीम है, वो पूरी टीम यहाँ पे आई थी। और जब भी मुंबई की पूरी टीम आती थी तो मेरे घर पे आते थे वो लोग, 5-6 लोग थे सब। तो उन्होंने ये किया था, इवेंट का नाम था कलमों का कहर, है ना। कलमों का कहर। हाँ, कहर। हाँ, तो वो जो ऐसा है, तो नाम ऐसा था कि कहर बरपाने आ रहे हैं एकदम, है ना। तो उसमें फिर दूसरी मुलाकात मेरी हुई अमित झा राही से। अच्छा। अब देखिए कि अमित झा राही जो है उसमें एज ए गेस्ट है, मतलब एज ए परफॉर्मर है। और वो हुआ था हमारे दोस्त की एक एकेडमी थी पहले, एलिट एकेडमी पोडवाल रोड पे। अब वहाँ पे वो चल रहा है सब इवेंट का। और मैं उसमें लगा रहा हूँ सब तरतीब से कि भाई ये चेयर यहाँ पे हो जाए, ये यहाँ हो जाए, नीचे जो है बिछा दें, वो दरी बिछा दें तो अच्छा रहेगा, यहाँ चेयर लगा दें तो अच्छा है। और बाकी सब लोग वहाँ पे, बाकी जो है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक इंसान है वो थोड़ा लेट, मतलब थोड़ा सा लेट आया। एक और उनके साथ एक हमारा दोस्त है मोहन चौरे। ये दोनों आए और आके बोलते हैं विनीत लाओ इसको इधर कर, तुमसे नहीं हो रहा, हम कर लेते हैं। अब ये दोस्त बना। अच्छा। दोस्त का मतलब ये है कि आपका जो भार है वो उठाना शुरू कर दे वो, कि भाई तू अकेले इस भार को मत उठा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, है ना, चाहे जैसा भी भार हो। अब वो जो हेल्प है ना, जो मदद उनकी थी, वहाँ से फिर शुरुआत हो जाती। अब वो जीवन के हर भार में वो शामिल होते चले गए दोनों। अमित झा राही, मोहन चौरे तो अभी शिफ्ट हो गया कोरोना के बाद इंदौर। अमित झा राही यहाँ पे रह गए। अच्छा। अब अमित झा राही से फिर मुलाकातें बढ़ती गई। फिर अमित झा राही हमारे गुरु भाई भी हैं, हमारे जो वो सबके गुरु हैं। उनको सुनने बैठो ना तो ऐसा लगता है कि सुनते रहो। कभी कभी उनको भी सुनाया जाए, जानकारी है उनके पास। अच्छा, तो अब जैसे मेरा वही अगला क्वेश्चन, आप मुझसे खुद ही मुझे रिमाइंड कराते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस तरीके की कविता होनी चाहिए, किस तरीके की जो है राइटिंग होनी चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत से ऐसे बच्चे जो लिखना चाह रहे हैं और इस फील्ड में आगे आकर के काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करोगे, या क्या आपका क्या रुझान क्या है उसकी तरफ? जी देखिए, ये सवाल तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। और बहुत अच्छा सवाल भी है। तो जितना मेरा अनुभव है और जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। पहली बात तो ये मैं कह दूं कि कोई भी चीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे कविता है या गज़ल है ना, जो भी दोनों में से कोई अगर लिख रहा है तो एक शेप तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। कोई भी चीज़ को एक शेप तो देना पड़ता है ना। जब भी चाक पे अगर मिट्टी रखी जाती है तो हम डिसाइड तो करते हैं ना कि इसकी सुराही बनाएंगे, घड़ा बनेगा, है ना, या कप बनाएंगे। आप क्या बनाना चाहते, दिया बनाना चाहते हैं, कुछ तो है। अब मैं दिए को जो है सुराही के शक्ल में मैं दिया बना दूं या दोनों को मिक्स कर दूं तो अजीब सा नहीं लगेगा वो। तो मेरा पहला ये है कि उसकी एक शक्ल होनी चाहिए।
जैसे कविताओं में भी छंद है, छंद भी है, छंद मुक्त भी है। बिल्कुल। तो जो मुक्त छंद होते हैं उसमें जैसे आप तुकांत मिलाते चले जा रहे हैं, अगर तुकांत अगर मिल रहा है तो फिर वो गजल नुमा हो जाती है, फिर उसके पैरामीटर पे आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, जैसे अगर ऊपर आपने बांध दिया कि आता रहेगा जाता रहेगा, फिर नीचे आप अगर कुछ और कर दिए फिर वहाँ पे कि वो कर दिए फिर दीवार रहेगा, अब आता जाता के बाद दीवार तो नहीं आ सकता ना, फिर कैसा लगेगा सुनने में। तो अगर ऐसा आप लिख रहे हैं कि आता रहेगा जाता रहेगा फिर नीचे खाता रहेगा, है ना, वैसा कुछ करना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया, या गजल नुमा हो गई ये चीज़ें। दूसरा ऐसा है कि अगर आप तुकांत नहीं मिला रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे शायर हैं स्पोकन वर्ड्स में जिनको सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुकांत नहीं मिलेगा। जैसे वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी कविता अगर हो रही है कि कल रात जब मैं सोया था तो गहरी नींद लगी, सुबह जगा तो देखा कि सिरहाने पे कुछ राख पड़े हुए हैं और वो राख मेरे ख्वाब के थे। कविता हो गई, कविता है ना, कहीं तुकांत है लेकिन कविता तो हो गई, कविता हो गई। एक ये भी है। तो ये इसको तुकांत ही बोलेंगे ना ये जी, इसमें कहीं तुकांत नहीं है। हाँ। इसमें कोई छंद भी नहीं है, छंद भी नहीं है। तो ये भी, लेकिन जैसे आप मिलाना शुरू कर देते हैं ना, जैसे ये भी लगा ना कुछ सेंस है इसमें कि भाई सुबह रात में मैंने कुछ ख्वाब देखे तो सुबह उसके राख में जो मिले उसी को समेट के मैं उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं आप। ये हो गई कविता की बात। गज़ल में अगर आते हैं तो गज़ल में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि दूसरी कोई गज़ल हो जाए, है ना, तुकांत हो जाए, या फिर ऐसी नहीं है। गज़ल जो है वो फिक्स है, इसलिए देखेंगे आपकी गज़ल की तरफ ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आसान भी है मुश्किल भी है। आसान क्या है हिमांशु जी इसमें कि आपको दायरे फिक्स हैं इसके। दायरे कैसे फिक्स हैं कि मैंने कहा कि आता रहेगा जाता रहेगा, ठीक है, तो आता रहेगा जाता रहेगा बाद आएगा तो खाता रहेगा ही आएगा, बिल्कुल, ठीक है, और रहेगा बाद में आता रहेगा रहेगा हो गया, रदीफ लगा के रखा हुआ। अब उसके आगे जो शब्द हैं वो आप बिठाते जाइए। और मुश्किल क्या है कि अब इन शब्दों से कुछ ख्याल कैसे पैदा करें, समझ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो जाती हैं ये हो जाती है गज़ल के रूप में। तो आप डिसाइड कर लें कि आप गज़ल कह रहे हैं, कविता कह रहे हैं, कविता में भी कौन सी, तुकांत अतुकांत, छंद या छंद मुक्त। तो आप डिसाइड करके आप करेंगे तो बहुत अच्छी बातें हो जाएंगी। और सिखाने वाले लोग हैं, अगर आप सीखना चाहें, कई ऐसे लड़के हैं जो, और ओपन माइक का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ओपन माइक ने कई ऐसे टैलेंट को बढ़ावा दिया है, क्योंकि वहाँ पे हर ढंग के लोग आते हैं, हर ढंग की कविताएं मिलती हैं आपको। और दूसरा सवाल आपका ये भी था कि किस ढंग की कविता होनी चाहिए। तो पहले मैं ये कह दूं कि किस ढंग की कविताएं नहीं होनी चाहिए जी, है ना, वो फिल्टर हो जाएगा अपने आप। बिल्कुल। जिस कविता से समाज के किसी भी वर्ग के, है ना, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी ढंग से किसी को भी अगर आहत पहुंच रही है तो कविता नहीं है, तो कविता नहीं है ना। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा जी कहूँगा कि जितनी भी ये वीर रस की कविताएं होती हैं, ठीक जी, उसमें कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई आघात तो होता है। जी 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 होता है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, आहत होते ही है। मेरा ये कहना है कि नाम ना लें। कविता और गज़ल में सबसे पहले चीज़ें जो हमारे उस्ताद वही सिखाते थे कि जैसे मुझे आपसे आपकी कुछ बात बुरी लग गई, ठीक है, और मैं सीधा लिख दूं फेसबुक पर जाकर कि हिमांशु जो हैं आज मेरे साथ ऐसा गलत किया और हिमांशु जी की बातें मुझे बहुत बुरी लगी, और 2 गाली लिख के आ जाऊँगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैं कोई शेर कहूँ, है ना, कि दोस्ती में मुझे कुछ ऐसा सिला मिला, ऐसा कुछ करके आज मुझे ये कुछ तो सीख मिली, दोस्ती में मुझे ऐसा कुछ मिला, है ना। अब ये हिमांशु जी भी पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि अरे 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 आ भी गया था वो विनीत और मैं मुझसे झगड़ा हुआ है इसलिए उसने शेर कहा। बात आप तक पहुंच गई, मैंने आपका नाम लिया। अगर आप कहेंगे विनीत क्यों लिखा, बोले आपका तो नाम है ही नहीं इसमें। तो बात ये कि कुछ भी अगर लिखें तो बिल्कुल उसको भी समझ में आनी चाहिए कि मैं हूँ, बिल्कुल, है ना। वीर रस इसलिए है भी वीर रस। वीर रस का मतलब यही है कि किसी के अगेंस्ट नहीं है। वीर रस ऐसी लिखा है कि भाई अपने आप को संबल करें ना, आप अपने आप को मजबूत करें ना। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो है चाइना का खिलाफ लिख के कविताएं हम वीर रस कह सकते हैं, या फिर पाकिस्तान तो 1947 में बना, अगर नहीं बनता तो वीर रस नहीं होता क्या? सही बात है ना। तो वीर रस का मतलब है कि जो हमारी धमनियाँ हैं, है ना, इसमें जो हमारे खून जो दौड़ रहे हैं, रक्त जो प्रवाहित हो रहे हैं, इसमें उबाल आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए? अगर ये आ गया ना एक बार, तो आप कोटा में जो देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। पता क्यों कर पाए? क्योंकि उनका जो ये है ना धमनियाँ, उसमें प्रवाह जो है वो रुक सा गया है। तो वीर रस सुनने के बाद आप सुनिए दिनकर को जब आप सुनेंगे कि हाँ, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अब अगर मैं फेल हो गया एक एग्ज़ाम में
अब मैं सुनाऊँ उस बच्चे को कि सौभाग्य, अरे बेटा कोई बात नहीं, फेल हो गए, सौभाग्य न सब दिन से होता है, देखें आगे क्या होता है, अगला एग्जाम फिर से दो, 2 मार्क्स बढ़ेंगे, 4 मार्क्स बढ़ेंगे, देते रहो, लगे रहो, है ना। या जब कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, जब मानव जोर लगाकर पत्थर को पानी कर सकता है तो 10th 12th का एग्जाम क्या है उसके सामने यार। तुम वो मानव हो, तुम्हें ईश्वर ने इसलिए पैदा किया है। ये है वीर रस। ये नहीं है वीर रस कि इसको बम पटक दो, ये मार दो उसको, है ना, वो कुत्ता है, ये कमीना, क्या क्या शब्द आने लगे हैं हमारी कविताओं में। जी जी। तो बस इसके लिए मैं फिल्टर कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि लिखावट इसमें बढ़ चुकी है जी, कि अपने अपने लोगों ने ग्रुप बना लिए हैं। और मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब जो क्लासिकल जो लेखक हैं, कवि हैं, शायर हैं, वो आगे बढ़ के क्यों नहीं आते? वो एक सिमटे हुए क्यों हैं? अभी तो बहुत सा माध्यम है उनको सुनने का, जैसे मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो उनको आना चाहिए। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें सुनना, अच्छी शायरी, अच्छी लिखावट, अच्छी जो है स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें आनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें सही बात है आपकी कि जो हमारे बड़े हैं अगर वो आएंगे तभी हम जो बच्चे हैं उन पहुँच पाएंगे। 2-3 चीज़ें इसमें हैं हिमांशु जी, मैं बताता हूँ। आप भी आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट थोड़ा संकोची होता है ना, वो सबसे खुल के बात करना नहीं चाहता है। उसमें भी जितने भी आर्टिस्ट हैं, संगीतकार ले लें, गीतकार ले लें, जितने भी लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा संकोची होता है वो होता है कवि होता है, कवि और शायर। वो लिखता ही इसलिए क्योंकि वो बोल नहीं सकता। जो किताब वाली कविताएं मैं कह रहा हूँ, कि उनको ना बोलना पसंद नहीं है, वो बहुत संकोची होते हैं, तो वो लिखना शुरू करते हैं, उनकी किताबें आ जाती हैं, उपन्यास तक लिख लेते हैं लोग, लेखक। अब जो बोलने वाले हैं, जो वाचिक परंपरा में हैं, तो वाचिक परंपरा में आए ना, बहुत सारे लोग आए जो अपनी बातें पेश किए, लोगों तक पहुँचाए अपनी बातें। एक चीज़ और है, जैसे हमारे उस्ताद भी जो हैं सैयद आसिफ साहब, वो रहते थे ऐसे जैसे नहीं हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, है ना, पहाड़ ऐसा गुफा जैसा, पहाड़ पे जाओ फिर नीचे जाओ, एकदम अंदर छोटी सी गली, वहाँ एक ऋषि मुनि बैठा हुआ है, उससे जो ज्ञान लेना ले लो। तो अमित भाई और मैं दोनों वहाँ जाते थे। तो कभी उस्ताद जो है, मैं बोलता था कि उस्ताद आइए ना आप कभी किसी महफिल में आते हैं, इसमें आते हैं। इनके किताब का विमोचन था अमित भाई का, तो उसमें वो आए थे, लेकिन वो घर से निकलते नहीं थे। बोलते यार यही सुकून है यार, जिसको मिलना होगा वो आ जाएगा। मतलब उनका कहना है कि जो कुआं है ना, कुआं तो उनको नहीं मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ उनको फूल। वो ऐसे फूल थे जिनके खुशबू से कई ऐसे उनके शागिर्द हैं, जिया बागपति हैं, शोला साहब हैं, अमित झराही हैं, मैं बहुत कम दिन में पाया कि मैं हूँ, मोनिका सिंह हैं जो एडीएम अभी डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल करवाई थी, वो हैं। तो ये सारे लोग, हम लोग वो हैं जिन जो, अगर आप बोले ना परफ्यूम की बात, तो हमें जो वो सुगंध है ना, वो सैयद आसिफ सर की वो सुगंध है जो हमारी कविता में आपको झलकती है। अमित झराही को देख लीजिए आप, है ना, आप जिया बागपति को अगर सुनना चाहेंगे कभी तो उनको सुनिए आप। जिया बागपति बहुत अच्छे शायर हैं, शोला साहब हैं, ये सब वो सब वही उस्ताद हैं। तो उनका ये मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर कहीं फूल है तो उसकी खुशबू के लिए उसके नज़दीक आपको ही जाना चाहिए। बिल्कुल आपको ही जाना चाहिए। दूसरी बात, कुछ ऐसे हैं, मैं सबसे जो बड़ा फ़ैन हूँ इस मामले में, कुमार विश्वास साहब ने अपनी बातों को हर ढंग से पेश किया, हर जगह लेके आए। वही मेरा भी यही कहना है कि आप देखो, मैंने मतलब पढ़ता आया हूँ मैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप अगर कोई बात कह रहे हैं और वो जो सुनने वाला है वो शायर नहीं है, सिर्फ सुनने वाला है जी, और उसके दिल तक जो बात आप पहुंचाना चाह रहे हैं अगर सरल ढंग से पहुंचा देंगे तो बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, तो वो काम होता रहना चाहिए। ये इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आपकी भाषा जो जबान है, और वो डॉक्टर कमल साहब ने करी। हाँ, जब मैंने वो कोई दीवाना कहता जब सुना था, मेरे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए थे। बिल्कुल सब अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहे थे सब है ना, जब वो कहते हैं कि है ना कि दूरी की जो बात कहते हैं, हाँ। कोई दीवाना कहता कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। इस पे कुछ भी बात अगर कोई कितना भी कह दे, लेकिन ये जो एक पंक्ति है ना कि तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, सच में ये दो ही लोग समझ सकते हैं कि क्या बीतता है जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं हम। बिल्कुल। तो ये बात हर किसी को, जितने भी लोग हैं इस धरती पर, अगर इंसान हैं, तो अगर आप इंसान हैं तो आपके अंदर कभी ना कभी प्रेम जो है वो बता वो जीवित होगा ही, वो है ना, वो उसकी जो दीपक है वो जलेगा ही, प्रेम नामक जो दीपक है वो जलेगा ही। अगर नहीं जल रहा है इसका मतलब आप इंसान नहीं, है ना। इंसान तो छोड़िए, मतलब जानवरों में भी है ना, इवन सबसे ज़्यादा जो इंसान सबसे करीब रहा है शुरुआती दौर से ही, वो है कुत्ता। कुत्ता कितना इमोशनल होता है। अगर आप किसी के घर पे जाइए, मतलब मेरे घर पे तो नहीं है, मैंने जहाँ भी जाता हूँ
तो उसकी जो बेचैनी होती है ना कि या मिलने की बेचैनी, या जब जाते हैं आप तो उस ढंग से, तो प्रेम कहाँ है, प्रेम है ना। तो प्रेम को अगर आप कह दिए एक पंक्ति में कि तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, तो सब तक पहुंच गई थी वो बात, इसलिए वो 4 पंक्तियां जो है अमर हो गई उनकी। विनीत जी, एक क्वेश्चन ऐसा है कि मेरा, पहली बात तो मेरा नहीं है जी, और मेरा भी है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में अपना करियर, अपने आप को एज ए कमर्शियली लाना चाहते हैं जी। तो उनका क्वेश्चन ये है कि क्या शायरी कविता पढ़ करके जीवन यापन किया जा सकता है? जी, सवाल तो मतलब ऐसा सवाल है, जो भी आर्टिस्ट हैं इस धरती पर, जो भी हैं जी, ये उन सब के लिए ये सवाल होता है जब वो पहली बार उस फील्ड में जब अपना पहला कदम रखते हैं, तो पहला सवाल तो यही रहता है कि क्या इससे मेरा घर चल जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा फेस किया है इस सवाल को, वो है कवि शायर। जैसे आप कहते हैं कि मैं कवि हूँ या शायर हूँ, तो पहला सवाल यह आता है, अच्छा अच्छी बात है, अच्छा आप नौकरी कहाँ करते हैं आप? तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये देखा ही नहीं कि भाई बिना नौकरी के भी कवि और शायर होते हैं। ठीक है, पहला तो पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि इस दौर में अगर मैं देखूं, अभी जो चल रहा है 2000 के बाद की बात अगर मैं करूं, तो कई ऐसे लोग हैं कवि और शायर जो इससे अब बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कमा रहे हैं, और ऐसा लगा कि हाँ अब जो है शायर होना बुरी बात नहीं है। जैसे मैं बताऊं कि जब मैं पहली बार कविता के इसमें आया, तो पहला सवाल घर में यही था कि भाई अब लड़का करेगा क्या, ये तो कवि बन गया है। इसका मतलब है कि कवि जो होते हैं वो किसी काम, मतलब पैसे के लिए उनके पास कुछ नहीं है, बाकी सब वो कर लेंगे, उनका नाम हो जाएगा, उनके शेयर कोट होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन समाज आपको पैसा नहीं देगा। पैसा नहीं देगा। आप अगर देखें, मतलब ये डराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल जो मैं बातें कह रहा हूँ वो रियल बातें कह रहा हूँ, जो आपको दिखता जाएगा। मैं कोई किताबी बातें नहीं करूँगा पूरे पॉडकास्ट में, मैं वही बातें करूँगा जो आप देख रहे हैं, जो मैंने देखा, जो आप देख रहे हैं, वही बातें हो रही हैं। जितने भी आप देख रहे हैं सब जो आपको रोज़ दिखता है वही मैं बातें कर रहा हूँ। या जो मेरे कवि मित्र हैं, शायर मित्र हैं, उन सब के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप आते हैं किसी इसमें, या हिमांशु भाई आप भी तो आते हैं, अभी 2 बार तो डेक्कन में मिल गए हम लोग। जी 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 जी। तो उसमें देखेंगे कि जो स्टेज है उस पर 1-2 लाख रुपया खर्च हो जाता है। पीछे वो डिजिटल जो है बोर्ड लगा हुआ है, ये है वो है, बैनर, ये है ना, हर ढंग से पब्लिसिटी हो रही है, सब हो रही है। जो वहाँ पे कैमरा वाले आए हैं उनको अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा है, बहुत सारे। जो सबसे कम पेमेंट मिलता है, जो सबसे कम पेमेंट वाला जो सेगमेंट है, वो होता है कवि और शायर का। कवि का सबसे कम पेमेंट, उससे ज़्यादा पेमेंट जो है वो सब लेके जाते हैं वहाँ से। सबसे कम पेमेंट जो मिलता है वो कवि और शायर का। ऐसा क्यों? समाज जो है सबको पैसे दे रहा है, सबको, मतलब जो वहाँ पे पीछे का जो बैकग्राउंड जो बनाए हैं, है ना, जो डिजिटल बोर्ड लगाए भी हैं, उनका भी पेमेंट है। लेकिन शायर का कह दे कि भाई मेरा पेमेंट इतना है, तो अच्छा इतना लेंगे, इतना नहीं ले लेंगे क्या? इसका मतलब है कि वो आपने देखा नहीं कि वो जो शायरी, उनको क्या लगता है शायरी जो है ना बस ऐसे ही, है ना, 2 शब्द जोड़ दिए और शायरी हो गई। राहत साहब कहते हैं ना कि हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू। वाह, हाँ, यस, राहत साहब, यस, राहत साहब, देखिए मैंने कहा ना कि याद आ जाएगी चीज़ें, क्योंकि बहुत करीब है ना अपने। हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, सबको लगता है ये धंधा बड़े आराम। वाह वाह। तो ये लहू जलाकर जो लिखने वाले लोग हैं, उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने मांगा नहीं कभी। जो शायर होते हैं बहुत खुददार होते हैं। बुद्धिशरण शर्मा कहते हैं कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। वाह वाह। तो जब शायर ऐसा लिख रहा है, तो कैसे किसी के पास बोल दे कि मैं इतना पैसा लूंगा या इतना क्यों नहीं दिए आप? वो तो खुददार है, लेकिन उस खुददारी के बदले आप क्या दे रहे हैं उनको? आप कोई भी तस्वीर देखें नागार्जुन की, आप निराला की कोई तस्वीर दिखा दें मुझे कोट सूट या धोती कुर्ता पूरा पहने हुए, है ना? तो ये जो फकीरी है उनकी, वो ठीक है, प्रसिद्ध हुए और हमारे हैं, वो आराध्य हैं ये सब हमारे, लेकिन समाज ने क्या दिया उसको? इसके लिए मैं चाहूँगा कभी और इस पे बात हो, है ना, मैं आप और भी 1-2 शायर को इसके लिए लेके आएँ, ताकि हम लोग इस पर गहन चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम ये कहते हैं कि साहित्य ने समाज को बहुत कुछ दिया, लेकिन समाज ने भी बहुत कुछ दिया, लेकिन एक चीज़ नहीं दिया, और वो है पैसा, धन। और धन के बिना, पैसे के बिना कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। है कि नहीं? आप सुबह से देखें, अगर जो हैंड वॉश हम करते हैं वो भी पैसे से आता है ना? और रात में सोते समय जो गुड नाइट जलाते हैं हम, वो भी पैसे से, है ना, वो भी पैसे से आता है। सुबह से लेकर रात तक की हर एक चीज़
वो पैसे से मिलती है। अगर आप पुणे शहर में रह रहे हैं तो आप देखें कितनी महंगाई है यहाँ पे। जी जी जी। तो पुणे का कोई शायर अगर ऐसा चाहे, जैसे मैंने भी कहा कि एक शेर मेरा भी है इस पे, एक शायर से लिपट कर शायरी रोने लगी, एक शायर से लिपट कर शायरी रोने लगी, घर चलाने के लिए जब नौकरी करनी पड़े। वाह वाह वाह। शायरी रो रही है यार कि शायर तुमने मेरे लिए अपना खून जलाया है ना, अपनी कितनी रातें जो है वो काली की है अपने रातें, लेकिन यार मैं तुम्हारा घर नहीं चला पा रहा हूँ। शायरी कह रही कि मैं घर नहीं चला पा रही हूँ, इसलिए मैं लिपट के रो रही हूँ, तुम्हारे लिए रो रही हूँ। तुम तो रोते ही हो, मैं भी दुखी हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, इसके बदले तुम्हें पैसे मिलने चाहिए। तो मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर कुमार विश्वास साहब का। मैं कई चीज़ों के लिए उनका फ़ैन हूँ, है ना। कविताएं करने वाले कई अच्छे बुरे आए, है ना, कई शायर आए, कई कवि आए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसने इसको बिजनेस मॉडल किया। हम जैसे लड़कों को बोला कि नहीं, कल अगर तुम इसमें मेहनत करते हो, सही डायरेक्शन में जाते हो, है ना, अगर इसके भी पॉइंट्स लिखे जाएँ कि क्या क्या होने चाहिए। जैसे अगर मैं किसी इंटरव्यू में जाता हूँ तो क्वेश्चन लिखते हैं ना कि ये सवाल आएगा तो क्या, ये सवाल आएगा तो क्या। तो एक शायर क्यों नहीं इसकी प्रिपरेशन करता कि भाई मैं जो कह रहा हूँ ये चीज़ें कहाँ तक पहुँचेगी, जो मैं कह रहा हूँ उसकी भाषा कौन से पैरामीटर पे आती है, जो मैं कह रहा हूँ आम बोलचाल की भाषा में ये जा रहा है क्या। अब ये तो हो गई मिला जुला करके साहित्य से लेकर के कवि कैसे बने आप, ये सब कुछ। शायरी जो है, कविताएं जो है, थोड़ा पर्सनल है। अच्छा, लड़कियां ज़्यादा सुनती हैं। डरावना सवाल है नहीं। आप अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली आपने शादी जी 6 मार्च को। तो अभी भी तो लड़कियां माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं आप, और जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो वाकई में जब आप बात करते हैं, और तो कुछ ऐसा कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रेमिका बनी हो, शादी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं या कभी किसी के लिए आपने पढ़ दिया हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि एक तो देखो कैसा है, गज़ल तो मानता हूँ मैं एक फीमेल का दर्जा दिया गया है जिसको हम लेकर के उसकी तारीफ़ करते हैं, गज़ल या शायरी या कविता जो भी स्टोरी बनती है। तो आप थोड़ा सा जो मतलब घुमा फिरा के भी बता सकते हैं। नहीं देखिए, इसमें कैसा है, मैंने कहा ना कि कोई भी आर्टिस्ट है या कोई भी इंसान है, अगर वो इंसान है, अगर उसमें जीव है अगर उसके अंदर, तो उसके अंदर प्रेम जो है वो कभी ना कभी वो प्रज्वलित जो है वो होगा, वो जलेगा ही, वो दीपक जो है वो जलेगा कभी ना कभी। अब बात ये है कि प्रेम किससे हुआ, कहाँ हुआ, वो पता नहीं, लेकिन ये बातें हुई है। क्योंकि मैं कहीं भी अगर कॉलेज में गया या कहीं भी गया तो लड़कियां आती हैं, है ना, और शादी से पहले भी, तो पहले तो एज गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जिस एज की लड़कियां मेरे पास आती हैं उनको पता भी नहीं रहता कि मैं किस उम्र का हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं पूछ लेता हूँ, मैं हर किसी से ये पहला सवाल शायद आपसे मैंने पूछा, आपकी पैदाइश कब की है। इससे मेरे साथ ये हो जाता है कि मुझे ये पता चलता है कि भाई ये किस जनरेशन के हैं, क्योंकि अभी जनरेशन भी चल रहा है, अभी तो क्या क्या उसका नाम दिया गया जेन जी और ये सब, हाँ सब चल रहा है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं ये पहले ये फिर मैं बेटे से, मतलब बेटा बेटी से संबोधित करना शुरू कर देता हूँ, है ना, कि बेटा देखो अच्छी बात है कि आप प्रभावित हुए मुझसे, है ना, और मुझे खुशी है इस बात की कि आप यहाँ तक आए, अपना प्रेम लेकर आए, लेकिन बेटा ऐसा है कि शादी वादी जो होती लेट हुई, सही समय पे होती तो आपकी उम्र के बच्चे भी होते मेरे। तो इस ढंग से मैं मजाक में उनको टाल देता हूँ। और प्रेम की बातें ऐसी है, तो मैंने प्रेम को एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, है ना। एक शिकायत लड़कियों का मुझसे ये भी है कि तुम इशारे नहीं समझते हो, और प्रेम जो है इशारे की चीज़ है, बिल्कुल, है ना। लड़कियां खुल के आपको नहीं कहती हैं कि आई लव यू, है ना, लड़के बिल्कुल कह देते हैं, लड़कियां नहीं कहती हैं। तो हो सकता है किसी को हुआ भी हो, या मैं वो इशारे नहीं समझ पाया, लेकिन प्रेम तो है, कहीं ना कहीं प्रेम जो है किसी ना किसी से होता ही रहता है। कृष्ण भैया कहते हैं कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो ये बात हो गई अभी, मतलब क्योंकि अभी मतलब आप नहीं ये कह रहा था कि आपने जो ये कहा ना कि आपकी शादी में इसको घुमा फिरा के, तो मैं बताता हूँ अभी ये बातें हैं कि जितनी सीधी बातें हों, खासकर कैसा है कि एक रिश्ता ऐसा है पति पत्नी का, है ना, और ये जितने भी लोग सुन रहे हैं आप सबके लिए भी आसानी की बात हो जाती है कि एक ऐसा रिश्ता है पति पत्नी का जो सामाजिक तौर से ऐसा है कि एक से आप प्रेम कर सकते हैं। सामाजिक तौर से अगर आप अपनी पत्नी के साथ प्रेम कर रहे हैं तो समाज भी उसको एक्सेप्ट करता है ना। तो मेरा हिमांशु भाई ऐसा है कि, और समाज ये भी करता है, आप अगर कहीं जाएं, जैसे मैं लखीसराय से हूँ, कोई छोटे कस्बे में अगर आप जाएं तो अभी भी लोग झिझकते हैं कि मैं अपनी बाइक के पीछे अपनी वाइफ को अगर ले जाऊँ तो 4 लोग देख तो नहीं रहे हैं।
समझ गए? मैंने कहा यार ये कैसी बातें हो गई कि मतलब एक ही से तो प्रेम करने की अनुमति दिए हो, उससे भी मैं प्रेम कर रहा था। अच्छा, बहुत मानता है अपनी वाइफ की बात मानता। भाई किसकी मानो फिर, एक ही तो है जिसे प्रेम करने की अनुमति। और इतने सालों में जो मैंने, इतने वर्षों में जो मैंने समेटा है प्रेम, वो तो लुटाऊंगा तो नहीं पे लुटाऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे लिए खुशनसीबी ये है कि मेरी जो पत्नी है बहुत सपोर्टिव है हर ढंग से, अच्छा। तन मन धन से। और उनको पसंद है, मेरी कविताएं पसंद है, वो शेयर करती हैं, सुनती हैं, समझती हैं, है ना। तो मेरे लिए खुशी की बात है, आप सबकी दुआएं हैं कि ऐसी पत्नी मुझे मिली है। और पत्नी के घर वाले भी, सास ससुर जी मेरी कविताएं देखते हैं, वो हास्य कवि भी सुनते हैं, वो सुरेंद्र शर्मा जी, इन लोगों को बहुत सुनते हैं। जी 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 जी। तो ये सारी बातें हैं मिला जुला कर। जो अभी एक दौर चला है डिजिटल फॉर्म में बुक्स पब्लिश हो रही हैं जी। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो हमारी क्लासिकल बुक है, जो है हम लोग जो बुक खरीद करके पढ़ते से बुक्स खरीद करके पढ़ते हैं, या डिजिटल में जो हम पढ़ते हैं, इसमें क्या मतलब कुछ अंतर होना चाहिए? हमें ऐसी ही बुक पढ़नी चाहिए या डिजिटल फॉर्म में पढ़नी चाहिए? इसमें भी 2-3 बातें हो जाएंगी हिमांशु जी। जैसे देखिए, अगर बुक्स पढ़ने की बात हो, सबसे पहले है कि अगर आप डिजिटली फॉर्म में अगर पढ़ना चाहें तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर किताब है, अभी मंटो की यहाँ किताब रखी है, यहाँ पे इरफान खान की है, कई यहाँ किताबें रखी हैं, मीर है, रामायण रखा हुआ है। मैं एक भी किताब लेके वॉशरूम में नहीं जा सकता, है ना। ये बिल्कुल संस्कारहीन बातें हो जाएंगी, है ना। वैसे कि मैं इस किताब को लेके बाथरूम में पढ़ रहा हूँ, लेकिन अक्सर लोग मोबाइल अंदर लेके चले जाते हैं, है ना। इसका बहुत सारे कारण भी अंदर लेके जाने का। कुछ ऐसे कॉल होते हैं, इमरजेंसी कॉल, या आपको भी कुछ हो सकता है अंदर। अभी कुछ भरोसा नहीं किस उम्र में किसको क्या हो जाए। बिल्कुल। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप तक जो है, मेरे साथ भी हो गया है, एक बार मैं फंस गया था अंदर वॉशरूम में, है ना। वो ऐसा अकड़ गया था पीठ की, मैं उठ नहीं पा रहा था वहाँ से, और मोबाइल बाहर था। मैं 1 घंटे तक मैं लॉक रहा था। तो वो लेके जाते हैं। तो वहाँ क्या है, आप मोबाइल अगर आपके पास है तो वहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हैं अगर जब भी आपका मन हुआ तो। एक तो बातें ये हो गई, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि किताब पढ़िए। 2-3 जो मैंने बातें कही, क्या क्यों कहा, एक है साहित्य अकादमी उनको मिला हुआ है, साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला हुआ है उनको, वो हैं पवन तिवारी भैया, पवन तिवारी जी। कभी होगा तो मैं उनको भी बुलाऊंगा, यहाँ मुंबई में रहते हैं वो। तो वो जो है सब कुछ छोड़ दिया है, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया है साहित्य के लिए। और वो लेखक हैं, कवि तो हैं ही अच्छे, वो लेखक बहुत अच्छे हैं। हिडिंबा पे उन्होंने उपन्यास लिखा है ना। अच्छा। और अभी शुक्राचार्य पे उनकी किताब आने वाली है, वो अच्छा। वो बच्चों के लिए कविताएं लिखते हैं, 2-3 कविताएं उनकी पढ़ाई जाती है अभी महाराष्ट्र में। तो अब अगर हम किताब ना पढ़ें, उनका घर कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो प्योर लेखक हैं, जिनको वही पसंद है ना, तो किताबें तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। और किताब का जो वो है ना, उसकी महक जो होती है, अरे या क्या याद दिलाया आपने। बिल्कुल। जैसे शैलेश बड़ा साहब कहते हैं ना कि जब किताब को ऐसा सीने पे रख के सोता हूँ तो बहुत अच्छी नींद आ जाती है। आप लैपटॉप को सोएंगे रख के तो हो सकता है कुछ और बीमारी ना हो जाए। तो किताब से तो लगाव होनी चाहिए, किताब से प्रेम कीजिए, किताब पढ़िए। और जितने भी लेखक हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप अपनी किताब, अच्छी चीज़ें उसमें लाइए। तो जैसा मैं कह रहा था हिमांशु जी कि एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया, वो मधेपुरा की हैं गरिमा रविशा, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं वो, और कवित्री भी हैं। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि जो भी नए दौर के बच्चे हैं, है ना, जिसको जेनजी कह सकते हैं आप, 2000 के बाद की बात, तो उनमें रुझान कम हो रहा है पोइट्री में, मतलब कि पोइट्री की तरफ वो आ नहीं रहे, कविता की तरफ आ नहीं रहे, ऐसा रुझान कम हो रहा है। तो आपको लगता है ऐसा? आप भी देखिए अगर फेसबुक में। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ और प्रोग्राम देखता रहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि रुझान कम हो रहा। भले बुक पढ़ने की बात करें, बुक ना पढ़ते हो जी, बट वो देखते हैं और सुनते हैं जी, क्योंकि लोगों को आजकल सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है जी, बिल्कुल। और सुन करके उनमें अगर ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए, ये विनीत शंकर है या जो भी है वैसा बनना है, तो उसके लिए वो काम करते हैं। बिल्कुल। हाँ, बुक पढ़ना कम हो गया, जिसके लिए बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हमें बुक पढ़नी चाहिए। मैं भी रिकमेंड करूँगा बुक पढ़नी चाहिए, कि बुक की एक अलग ही बात होती है। बिल्कुल, ये तो है। बिल्कुल, मतलब मैं तो जब भी, मैं आपको याद है ये मीर वाली बुक में अभी आपका जो डेक्कन वाला वो फेस्टिवल हुआ था, उसमें खरीदी थी। सबसे पहले मैं बुक खरीदता, सबसे पहले मैं सुनता हूँ। क्या बात। और मुझे वो खुशबू जो है ना, बहुत पैशनेट करती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आती जाएंगी आगे तक। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं भी अगर फेसबुक देखता हूँ या मुझे कई सारे मैसेज आते हैं, सब 20 के साथ, कि भैया मैं कैसे स्टेज पे आ सकता हूँ, मेरी कविताएं आप सुन लीजिए, मेरी कविताएं आप पढ़ लीजिए। सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका मतलब कविताओं के प्रति उनका रुझान है। बिल्कुल है। और वो आज, हाँ, जहाँ तक बात है स्तर की, तो भाई किस लेवल की कविताएं कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है जो साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है ना, आईना है। अब ये कहिए कि जैसा समाज होगा,
साहित्य में तो आएगा ही ना। अभी जो छोटे बच्चे जो भी देख रहे हैं, जो भी विकृति आ गई है, जो भी कहिए आप, जो आ गई है, वो अपनी कविताओं में बिल्कुल लेकर आते हैं। बिल्कुल। बात करते हैं कि आप कुछ अपनी जो आपके बहुत दिल के करीब आपकी लिखी हुई जो है कुछ हो जाए। आपको सुनाने की बात है तो जैसा कहते हैं ना कि एक बाप के अगर 5 बेटे 5 बच्चे अगर हैं, 5 संतानें हैं अगर, तो उसमें से सबसे करीब कौन है ना। तो वैसा ही सवाल है ये कि आपके सबसे पसंदीदा कौन है। तो ये बता नहीं सकता हूँ पसंदीदा कौन है, लेकिन अगर आप सुनाने कहें तो मैं कुछ सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। उसमें से जैसे आप देखें कि अभी बिल्कुल एक नई गज़ल है ना, जो मैं सुनाना चाहूँगा। जी जी। और इस पे सवाल भी हुआ, मेरी पत्नी मुझसे पूछी कि ये कौन थी। हाँ। है ना। तो देखिए, जब मैंने कहा ना कि जो शायर होता है वो क्या होता है, परकाया प्रवेश भी होता है। हाँ। मैंने कहा कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपकी पता नहीं कौन सी चीज़ मेरे दिल पे ऐसा असर कर जाए और मैं कुछ लिख दूँ। तो वो बातें होती है। तो मैंने जो लिखा वो सुनाता हूँ। वो है कि मेरी खातिर वो ज़िंदगी सी थी, मेरी खातिर वो ज़िंदगी सी थी, हाँ वो लड़की जो सावली सी थी। अरे वाह। मेरी खातिर वो ज़िंदगी सी थी, हाँ वो लड़की जो सावली सी थी। तो सवाल हुआ कि सावली कौन थी। हाँ वो लड़की, बिल्कुल, क्योंकि मेरी वाइफ एकदम गोरी है, मुझसे ज़्यादा गोरी है ना। सवाल आपने उठा दिया। बिल्कुल। हाँ, कि वह कौन थी वो। मेरी खातिर वो ज़िंदगी सी थी, हाँ वो लड़की जो सावली सी थी। अब शेर देखें इसका कि प्रेम धुन में मगन थे हम दोनों, प्रेम धुन में मगन थे हम दोनों, मैं था लब और वो बांसुरी सी थी। वाह 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 वाह। शुक्रिया इमाम साहब। तो बात करते हैं कि जो चर्चा होती है वो तो लंबी खिंच जाती है, और साहित्य और राइटिंग और जो ये भी है, ये बहुत बड़ी चर्चा का एक विषय है। तो मैं अभी इस पॉडकास्ट को भी सोचता हूँ यहीं पे विराम देते हैं, और जाते जाते आप अपने चाहने वालों को, मैं जाने से पहले एक बार मैं बिल्कुल अब इतने सवाल आप मुझसे कर चुके हैं, सवालात है ना। हाँ। कर चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि थोड़ी सी के लिए एक ब्रीफ जो है ना जानकारी मुझे सावले शब्द के बारे में चाहिए, ताकि जो भी इसको देख रहे हैं अभी, है ना, तो वो आप ये बताएं कि सावले शब्द है क्या, बस थोड़े से, कि उनको ये पता चले कि जहाँ पे मैं हूँ ये कौन सी जगह है, और ये पॉडकास्ट का क्या मतलब मकसद है और कैसे शुरुआत करें, थोड़े से। तो सांवले शब्द एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप राइटिंग की फील्ड में हैं, आप पेंटर हैं, आप कुछ भी क्रिएटिव वर्क करते हैं, आप में प्रतिभा है बोलने की, बात करने की, और आपने कुछ अचीव कर रखा है या अचीव करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आकर के अपनी बात बेबाकी से रख सकते हैं। क्या बात है। तो ये मेन मोटिव तो अभी इसका यही है कि अब आइए, आप अपने बारे में बताइए, आप क्या कर रहे हैं और आगे आपका क्या विज़न है। तो ये है सांवले शब्द। क्या बात है। और सांवले शब्द क्यों है नाम इसका, ये सांवले मेरी माता जी का नाम दिया, वो मुझे सांवले बोलती थी, क्योंकि मेरे घर में सब लोग गोरे, सिर्फ मैं काला हूँ। सांवला। तो इसलिए मैंने इसको सांवले शब्द रख दिया। तो वो शब्द जिसमें आपके भी शब्द जुड़े वो सांवले शब्द है। वाह वाह, ये है सांवले शब्द। वाह। तो अब आप अपने सुनने वालों को कुछ संदेश, कुछ आपके विचार, कुछ आपकी गाइडेंस दे सकते हैं। जी, तो सबसे पहले तो ये इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी का आभार। मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप समाज हैं और समाज के अंग भी हैं। हम सब जो है कवि और शायर एक समाज से ही निकल कर आए हैं, कुछ अलग नहीं है हम सब। तो समाज के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी को, सबसे पहली बात तो ये है कि किताब की जो बात हुई थी, तो जितने भी हमारे बड़े थे वो हमें बताए थे, हम अपने छोटे को बता रहे हैं कि आप जो है किताब पढ़िए। किताब क्यों पढ़िए, जैसे ये जो है सावले शब्द, ये सावले कैसे लिखा गया है ये आपको तब पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे, है ना। बोलने में मैं बोल दूंगा सावले शब्द, लेकिन अगर लिखने बोले तो यहाँ पे होना चाहिए कि भाई ऐसे लिखा जाता है सावले, ऐसे लिखा जाता है शब्द, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे। तो जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको पढ़िए, वहाँ से आप शब्दों से परिचय होगा आपका, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे अब सावले के साथ शब्द यहाँ पे जुड़ा है, सावले के साथ और क्या क्या शब्द जुड़ के और क्या बन सकता है ना।
तो किस शब्द का क्या मतलब हो सकता है किसके साथ जुड़कर, ये आपको तब पता चलेगा जब आप अपने बड़ों को पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े शायर हुए। और शुरुआत कीजिए आप बड़े शायरों से, जो भी बड़े नाम थे। गालिब को पढ़िए, मीर को पढ़िए, है ना। फिर उसके बाद आप इधर आएंगे तो आप वसीम बरेलवी को पढ़िए, राहत इंदौरी को पढ़िए, कृष्ण बिहारी नूर को पढ़िए, फिराक गोरखपुरी को पढ़िए। फिर आप उसके बाद जो है उसके बाद के जो जनरेशन के लोग हैं उनको पढ़िए, तो आपको ये समझ में आएगा कि समाज में क्या हो रहा था, कौन सी भाषा चल रही थी, है ना। तो भाषा कैसे परिवर्तित हो रही है, समाज कैसे बदल रहा है, ये पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा। सुनना भी अच्छी बात है, सुन सकते हैं, लेकिन पढ़ने से शब्दों से परिचय होगा और एक आप अच्छे कवि, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे शायर बनकर उभरेंगे। और आप सब जितने भी हमारे कवि मित्र हैं, शायर मित्र हैं, आप सभी को बधाई मेरी तरफ से कि आप सब भी जैसा कह रहे थे यहाँ पे कि जो भी आना चाहें आप साबले शब्द जो है इंस्टाग्राम पे भी होगा, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, उससे जुड़िए, मैसेज कीजिए, अपने कंटेंट भेजिए, इनसे बात कीजिए और आइए। आप सभी का इस पर स्वागत है। और हिमांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि मुझे सावले शब्द पे आपने बुलाया और इतनी चर्चा की। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, बहुत और शुक्रिया। थोड़ा सा हल्का भी लग रहा है दिल, कि जो मैं कुछ ऐसी बातें होती जो मैं कहना चाहूँ और हम ख्याल मिल जाए, दोस्त मिल जाए, मैं तो ये कहूँगा, और इतने अच्छे दोस्त मिल जाए तो चीज़ें जो है बहुत ऐसा लगता है कि और बात करूँ तो आधे घंटे की बात जो है पता नहीं कितने लंबी चर्चा में बदल गई। तो बहुत आपका आभार और बहुत बहुत आपको बधाई, है ना। आगे के लिए शुभकामनाएं आपको कि सावले शब्द को आप एक नई ऊंचाई पर ले जाएं, अपने मकसद में कामयाब हो। बहुत शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद आपका।